मैम पर्सनल इज पॉलिटिकल, कुछ पर्सनल बचा है या पूरी ज़िंदगी पॉलिटिकल फॉलो नहीं आपने? नहीं, पर्सनल तो बहुत कुछ बचा है। मेरी तो यहाँ आना ही पर्सनल है। या लिटरेरी फेस्ट में कौन से गरीब को बुलाते हो आप? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कोई गरीब तो यहाँ आता ही नहीं है। मेरा पर्सनल ही है यहाँ पूरा। और मेरे पर्सनल में इतिहास है, मेरे पर्सनल में म्यूज़िक है, मेरे पर्सनल में संगीत है। मैं शास्त्रीय संगीत सुनती हूँ जो मेरे गांव वाले नहीं सुनते हैं। अच्छा। मैं टॉलस्टॉय को भी पढ़ लेती हूँ, मैं शेक्सपियर को पढ़ती हूँ, मैं यहाँ के जितने अभी जो जेनी आई थी उनकी किताब भी पढ़ी हूँ और कई सारी किताबें पढ़ती हूँ। ये सब उधर मेरे पॉलिटिकल में, उस किस्म के पॉलिटिकल में नहीं आता है। अच्छा। मगर इनको पढ़ने से मेरे पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ी अच्छा। है ना। यस और मैम। उनके साथ रहने पर मुझे समझ में आया है। मैं खुद जब पहले पहले गांव में काम करने गई थी, मैं सोचती थी मैं अपना संगीत नहीं सुनूंगी क्योंकि इनका संगीत अलग है, वो सोचेंगे क्या सुनती है। फिर मुझे पता लगा यार संगीत तो संगीत है। हाँ। अब उनको भी अपना संगीत सुनाओ, आपके संगीत तो उनके संगीत में गाती थी। हाँ। तो मैंने कहा लंगा मांगनियार को सुनो तो उनको टीएम कृष्णा भी सुनाओ, उनको सुब्बलक्ष्मी भी सुनाओ, विलायत खान भी सुनाओ, उनको अमजद अली खान भी सुनाओ। जो मुझे अच्छे लगते थे वो भी सुने, क्यों नहीं। ऑब्वियसली। हाँ। और वैसे तो आपके घर में हम स्टार्टिंग में लॉयर, मजिस्ट्रेट और इंजीनियर तब के टाइम में, और क्या चाहिए था, तब यही लोग गवर्न कर रहे थे कंट्री को। और तब से फिर आपको आईएएस बनना, और आईएएस बन के फिर वो भी नौकरी छोड़ दी। पहली लाइन आपकी ये है कि आई रिजाइंड इन दिसंबर 1975, और फिर इस फील्ड में आ गए। अच्छी आराम की ज़िंदगी थी। आराम किस में मिलता है ये सवाल है ना। आपको दिमाग का आराम चाहिए कि शरीर का आराम चाहिए। एंड मेरे कई दोस्तों ने आईएएस में मुझे कहा था यार बेचारी अरुणा वो छोड़ छाड़ के चली गई है, इतने परेशान है। तो एक ने कहा बिल्कुल नहीं, अब तो सही नहीं कह रहे हो। अरुणा ने मानसिक आराम के लिए शारीरिक आराम को त्याग किया और हम लोगों ने शारीरिक आराम के लिए मानसिक आराम को त्याग किया। हाँ, ये वो तो ज़्यादा है। अच्छी जगह पे है, हम नहीं है। ये तो है। मैम एक केजरीवाल आपके साथ में काम भी किया है उन्होंने, और आपने इंटर्नशिप भी लगवाई थी संदीप दीक्षित के साथ में उनकी, और ये सॉर्ट ऑफ। ये गलत है सोचना। हाँ। अ, एक तो केजरीवाल हमारे पास आए थे जब वो इनकम टैक्स छोड़ना चाह रहे थे। तो वो हमारे एमकेएसएस में आए और एमकेएसएस में हमारे साथ काम किया उन्होंने। हाँ, और मजबूत तो मैं समझ उनको सकते कहीं हैं। इतना कोई खास जगह नहीं दी, मगर वो कोई युवा आता है तो उसके साथ काम करते हैं, उतना ही था। और संदीप दीक्षित वाला खबर गलत है कि हम लोगों ने, मैंने तो कभी संदीप दीक्षित को कुछ कहा नहीं केजरीवाल के बारे में। और केजरीवाल को मैंने बहुत ज़्यादा खास भी नहीं समझा। अच्छा। ठीक है, युवा है, मेरे जैसे, मैं छोड़ के आई, वो भी छोड़ के आया है। हाँ। आपके पास आके मदद मांगता है तो देना चाहिए। और हमने पूरे लोकपाल के समय बहुत मतभेद रहा हमारे बीच में, वो इतिहास है, अब पढ़ भी सकते हैं। हमने विरोध किया था उसका पूरा आंदोलन का, हमने उसका पूरा जो लोकपाल बिल बना था उसके भी विरोध में थे हम अब लोग क्या ओपिनियन था आप लोगों के लिए? तब। अब अब तो है कि ठीक है, पॉलिटिशियन है। मैम एक आरटीआई की बात करते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को आरटीआई जो है वो मजबूत करती है, पर आज के टाइम में क्या एक अपना कोई आदमी अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकता है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बहुत हमारे एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है कि हमें अलाउ नहीं करते हैं। मगर मैं सोचती हूँ कि हमारे में भी थोड़ा डर बैठा हुआ है कि हम बोल नहीं सकते, मगर उस डर को ख़त्म करना पड़ेगा और सभ्य तरीके से बोलें, सच्चाई बोलें। अब गाली बक के बोलना ज़रूरी नहीं है, और उसी बात को हम सभी तरीके से कह सकते हैं। तो हमें सीखना भी पड़ेगा कि पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में हम अपने बात को कैसे रखें, और रखें और दृढ़ता से रखें। और आंदोलन के स्वरूप भी बदलना पड़ेगा। आंदोलन वो सड़क पे नहीं हो सकता है, वो मैंने सोशल आज कहा मीडिया के था। टाइम पे आप जो आंदोलन है वो तो कम्प्लीटली चेंज हो गया, अब तो इंस्टाग्राम नहीं, पे भी होता है मूवमेंट। सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम ने घर बैठे हुए जो रेवोल्यूशनरी है उसको बहुत जगह दे दी है। हाँ। और वो क्या है, 2 मिनट वहाँ इंस्टाग्राम में लिख के वो वही दारू पीते हैं, वही अच्छे खाना पीना करते हैं, और वो जो करते नहीं, हैं वो ये चलेगा नहीं। आपकी बात तो वही है ना कि दिमाग से तो वही कर रहे हो। नहीं, दिमाग से तो नहीं कर सकते ना, केवल वो हाँ। शरीर में भी उतरना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। नहीं तो कैसे होगा, लोकतंत्र में बचेगा ही नहीं। हाँ, ये भी है मैम। एक जो राजस्थान का रिच कल्चर है उसके साथ कुछ सोशल इविल भी राजस्थान के उस कल्चर में। तो आप जब काम कर रहे थे राजस्थान में तो आपने उसको किस तरीके से डील किया? ऐसा है कि दोनों बातें साथ साथ चलती हैं। तो जब मैं वेस्टर्न राजस्थानी ले लीजिए, मैं लंगा मांगनियारों के संगीत को बहुत पसंद करती हूँ। बाड़मेर। बाड़मेर। हाँ। तो मैं जैसलमेर में भी, जैसे मेरे दोस्त हैं, ये सब मुझे बुआ जी बुलाते हैं वैसे अब। क्या बात। हाँ। तो उनके बीच में रहती हूँ, कोई दीदी हाँ। कहता है, कोई बुआ जी कहते हैं, तो मैं उनके बीच में रहती हूँ। और
बात भी करना पड़ता है भाई अपनी महिलाओं को गाने क्यों नहीं देते हो, इतनी सुंदर गाती हैं, उनको गाने क्यों नहीं देते हो, या उनके साथ बहस करना पड़ता है कि आप ये जजमानी ठीक है, मगर जजमानी में आप अपने आप को इतने नीचे क्यों समझते हो, नहीं समझना चाहिए। क्योंकि वो पढ़ते नहीं मैम। नहीं मैं अभी नहीं, ना रिसेंटली ना ना बाड़मेर गया पढ़ते। तो जो ऑलमोस्ट जो लंगा मनियार लोग थे वो कह रहे थे कोई 8th पास है, कोई 5th पास है। फिफ्थ पास कोई कम है क्या? मेरी सबसे बड़ी गुरु जो है नौरती, वो अनपढ़ है। वो तो टाइम अलग था मैम। नहीं नहीं नहीं, अभी भी मैं बता रही हूँ, पढ़ना लिखना जरूरी है, तो पढ़ लिख के भी हमने क्या निहाल कर दिया। मैं जब गांव में गई तो कहते थे जो भी पढ़ा लिखा आता है वो चोर होता है, हमसे कुछ लेने के लिए आता है, तो हम कहते थे पढ़े लिखे हैं, तो ज़्यादा घबराते थे कि ज़्यादा अच्छी तरीके से चोरी करेंगे। तो पढ़ना लिखना एक क्षमता है, नियत और ज्ञान पढ़ने लिखने से जुड़ा हुआ नहीं है। हम अंग्रेजी में कहते हैं लिटरेसी एंड एजुकेशन आर टू सेपरेट थिंग्स। लिटरेसी इज अ स्किल, एजुकेशन इज नॉलेज। उनके नॉलेज को हम रिस्पेक्ट करेंगे तो लिटरेसी भी आएगा। मैम नरेगा को आप कितना रेलेवेंट मानते हैं मॉडर्न टाइम्स में? बहुत रेलेवेंट है इंडिया के लिए, बहुत रेलेवेंट है। उसने खींचा है पैसा गांव के तरफ, और उस पैसे को खींचने के बाद कानून में तो जवाबदेही भी है, मगर उसको लागू नहीं करती है सरकार, उसके माथे है। तो जवाबदेही है कि काम भी करना पड़ेगा, काम के पैसे भी मिलेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होगा, सॉइल कंजर्वेशन भी होगा, एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। जो हमारी ग्रीनिंग ऑफ इंडिया है उसके लिए नरेगा बहुत इम्पोर्टेंट है, और महिलाओं को घर रखता है, पलायन से रोकता है, बच्चे पढ़ते हैं। मैम एक आरटीआई के बाद राइट टू फूड एंड एम्प्लॉयमेंट, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी नरेगा की हमने बात करी, नरेगा इज राइट टू एम्प्लॉयमेंट ओनली ना, तो आई फील दैट दीज आर राइट बेस्ड लॉज जिन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी को सशक्त किया है, पूरी दुनिया को हमारे तरफ नज़र डालने के लिए मजबूर किया है। आज भी इस देश में हम लोग लोकप्रिय, लोकचाही, लोक समझ के आधार पर हम कानून बना सकते हैं। हमारी डेमोक्रेसी की इतनी तारीफ हुई थी, अब तो देखिए क्या हो गया। हाँ ये तो है। मैम लास्ट क्वेश्चन, जैसे आप बड़े प्रोफाउंड एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे लोगों को कम से कम स्पेस तो मिल जाता है प्रेस में, मीडिया में, जो ग्राउंड लेवल पे जो एक्टिविज्म करते हैं उनको तो वो भी नहीं मिलता। मिलना चाहिए, इसीलिए तो संघर्ष है। मेरे लिए तो मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं उनको सब में लोकल मीडिया में जगह मिल जाता है, उनको सशक्त करते हैं, और उसी लिए मैं गांव में ही रहती हूँ और मैं उन्हीं को आगे करती हूँ। अब तो मैं रिटायर हो गई। मैं 2 जगह रहती हूँ, एक तो मैं मजदूर किसान शक्ति संगठन का देवडुंगरी गांव है, वो राजसमंद जिले में है, वहाँ से काम करती हूँ, है ना। वहाँ हम लोग एक झोपड़ी में रहते हैं वहाँ पे, और हम लोग फंडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम क्राउड फंडिंग के आधार पर जीते हैं, बिल्कुल राजनीतिक, गैर दलीय राजनीतिक संगठन है हम। मैम मेरे को बड़ी दिक्कत है इस बात से कि आप गैर राजनीतिक क्यों हो? क्योंकि गैर सारी चीजें तो दलित राजनीति से नहीं सॉर्ट नहीं आउट नहीं होती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गैर जो औपचारिक पार्टी है, नॉन पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम में है हम लोग। पॉलिटिक्स में बिल्कुल बिलीव करते हैं, आइडियोलॉजी में बिल्कुल बिलीव करते जैसे हैं, आपके अगर हम साथी पार्टी केजरीवाल मेंबर्स पॉलिटिक्स नहीं में गए, है, उन्होंने पार्टी धीरे मेंबर धीरे नहीं, और उसने क्या कर दिया निहाल, क्या निहाल, क्या आरटीआई तो हम ले आए ना, केजरीवाल थोड़ा ना लेके आया। ओके, थैंक यू सो मच।